जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम एसएसवी स्कॉलरशिप 2023 के सामाजिक विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको एसएसटी के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा, जो कि आपकी पीएम एसएसवी स्कॉलरशिप के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है वो खनन आता है। जैसे कि कृषि हो गया, खनन हो गया, मछली पकड़ना हो गया। जो काम हम प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और जो विनिर्माण हो गया, यानी कि जैसे कि आलू किसान उगाता है तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है जब आलू उगा रहा है तो। लेकिन जब उसी आलू से चिप्स बनाया जाता है, यानी कि जब बिजनेस करने के लिए उसी आलू से चिप्स बनाया जाता है, तो किस में आता है? विनिर्माण, यानी कि द्वितीयक क्षेत्र में, यानी कि बिजनेस वाले क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र में आता है। और जो सूचना है आपकी, जो सूचना है और जो बैंकिंग है आपकी, वो दोनों सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इन सभी को आप भी याद कर लेंगे, क्योंकि सेवा क्षेत्र का मतलब कि जैसे कि आप किसी से बात कर रहे हैं, आप बैंक से पैसा ले रहे हैं, तो आपको सेवा हो रही है, एक तरीके से बैंक आपकी सेवा कर रहा है। तो ये दोनों सेवा क्षेत्र में आते हैं। ये द्वितीय क्षेत्र में आता है और ये प्रथम प्राथमिक क्षेत्र में। यानी कि ये पहला वाला खनन जो किस में आता है, खनन प्राथमिक क्षेत्र में आता है, ये द्वितीय क्षेत्रक में, और ये दोनों तृतीय क्षेत्रक में आते हैं। और इन क्षेत्रकों से संबंधित सवाल हमेशा आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी। जो भारत है उसमें पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में पंचायती राज की स्थापना क्या 1980 में हुई थी, या फिर 1990 में, या फिर 1992 में, या फिर 1994 में। तो भारत में पंचायती राज की स्थापना 1992 ईस्वी में हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत में कुल कितने संघ राज्य है, यानी कि भारत में कुल कितने संघीय संघ राज्य हैं या संघीय राज्य हैं। तो क्या 27 हैं, 28 हैं, या फिर 29 हैं। तो आपका आंसर होगा 28। ओके, पहले 29 थे लेकिन अब संघीय राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि बेल्जियम की राजधानी का क्या नाम है। जो बेल्जियम है उसकी राजधानी जो है उसका क्या नाम है। क्या ब्रुसेल्स है, वलोनिया है, बान है, या फिर पेरिस है। तो बेल्जियम की राजधानी जो है उसका नाम ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या है? ब्रुसेल्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। क्या NH 44, NH 1, NH 32 या फिर NH 8। तो जो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है वो NH 44 है। NH 44 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरबा प्रसिद्ध है। तो जो कोरबा है क्या प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है, कि कोयले के लिए, कि सौर ऊर्जा के लिए, या फिर बॉक्साइट के लिए। तो जो कोरबा है वो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। और जो कोलार है वो सोने के लिए। अगर जो कोलार लिखेगा तो सोने के लिए प्रसिद्ध है, अगर जो कोरबा लिखेगा तो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। ओके, तो कोलार सोने के लिए और कोरबा कोयले के लिए। इसको एक बार आप कमेंट कर देंगे कि कोलार प्रसिद्ध किसके लिए है? सोने के लिए। और कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में गेहूं सर्वाधिक पैदा होता है। यानी कि वो कौन सा स्टेट है जिसमें गेहूं सर्वाधिक पैदा होता है। क्या पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, या फिर राजस्थान है। तो जहाँ पे गेहूं सबसे सर्वाधिक अधिक उत्पन्न होता है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में गेहूं सर्वाधिक उत्पन्न होता है। लेकिन दोस्तों, आप कमेंट करके बताएंगे कि चावल सबसे ज़्यादा उत्पन्न कहाँ होता है। जो चावल की उपज होती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है। गेहूं की तो उत्तर प्रदेश में होती है भाई, लेकिन चावल की कहाँ होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल सर्वाधिक खारा होता है। क्या भाई वर्षा का जल खारा होता है, कि अधोभौमिक जल, या फिर समुद्री जल। अधोभौमिक जल का मतलब कि जो भूमि के नीचे है, क्या वो खारा होता है, कि जो समुद्री जल होता है, जो वर्षा जल होता है। तो बहुत लोगों को पता होगा कि समुद्र के जल से नमक बनाया जाता है, यानी कि जो समुद्री जल होता है वो खारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था। जो चिपको मूवमेंट चलाया गया था उसका क्या उद्देश्य था। क्या मानवाधिकार उसका उद्देश्य था, क्या वो मानव का अधिकार था, क्या कि राजनीतिक अधिकार था, कि कृषि विस्तार था, कि वन संरक्षण था। तो मैं आपको जो बता दूं कि जो चिपको आंदोलन चलाया गया था सुंदरलाल के द्वारा, ये वन संरक्षित करने के लिए था।
जब पेड़ों को काटा जा रहा था तो ये लोग क्या करते थे, पेड़ों पे चिपक जाते थे कि पेड़ों को मत काटिए, यानी कि किसके लिए, वन को संरक्षित रखने के लिए, यानी कि वन को सुरक्षित करने के लिए इन्होंने चिपको आंदोलन चालू किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वन महोत्सव का शुभारंभ कब किया जाता है, यानी जो भारत है उसमें वन महोत्सव कब मनाया जाता है, क्या वर्ष 1950 में, 1951 में, 1952 में या फिर 1962 में। तो भारत में वन महोत्सव 1950 में, यानी कि वर्ष 1950 में भारत में वन महोत्सव मनाया जाता है। विश्व में अलग होगा डेट, तो विश्व का भी आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट है कि हिमालयन यव क्या है या हिमालयी यव क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2022 में क्वेश्चन आ चुका है आपके क्वेश्चन पेपर में। जितने बच्चे बैच से ज्वाइन हैं उनको क्वेश्चन पेपर के बारे में पता है। और मैं आपको बता दूं कि मैंने एक छोटा सा प्यारा सा बहुत पहले से बैच लॉन्च किया है और इस बैच की डेट लास्ट 10 तारीख तक है, यानी कि 10 सितंबर तक आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 10 सितंबर तक इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ है वो मिलेगी, और यहाँ पे जो आपको पीडीएफ दिख रही है, क्वेश्चन सारे दिख रहे हैं, उसकी पीडीएफ भी आपको उस बैच में मिलेगी। और उस बैच की केवल फीस है 149 रुपये। 149 रुपये में आपको बहुत सारी पीडीएफ मिलेंगी जो कि आपकी एसएससी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगी। अगर जो आपको बैच को ज्वाइन करना होगा तो दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। नंबर है 99 19 28 24 95। 99 19 28 24 95। आप इस नंबर पर कॉल करके इस बैच में जुड़ सकते हैं। इस बैच में आपको पीडीएफ, पीवाईक्यू मतलब कि पीवाईक्यू जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। देखिए क्वेश्चन है कि हिमालयन यव क्या है। ये क्वेश्चन 2022 का है। क्या ये एक प्रकार का हिरण है, एक प्रकार का औषधि पौधा है, कि पक्षी की एक प्रजाति है, कि इनमें से कोई नहीं। तो जो हिमालयन यव है वो एक प्रकार का औषधीय पौधा है जो कि कैंसर के इलाज में काम आता है, जो कैंसर की बीमारी में काम आता है। और दोस्तों साथ ही मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक आपको कम्युनिटी में मिल जाएगा, आप उसे भी क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। उस पर भी आपको जीके के क्वेश्चंस मिलते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम थोड़ा सा नीचे चले आए। नेक्स्ट क्वेश्चन हिमालयी यव तक हुआ था हमारा क्वेश्चन कि हिमालयी यव क्या है। तो जो हिमालयी यव था वो क्या था, एक औषधि पौधा था जो कि कैंसर के लिए क्या है, लाभकारी है कैंसर के समय। कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है। जो कपास होता है उसकी खेती के लिए सबसे जो उचित भूमि है वो कौन सी है, क्या काली मिट्टी की लाल मिट्टी, जो सबसे उचित मिट्टी है कौन सी है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर लाल मिट्टी। 2 बार हो गया है विकल्प में, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो काली मिट्टी है, क्योंकि गन्ने और कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे ज़्यादा क्या होती है, लाभकारी होती है, सबसे ज़्यादा उचित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। जो भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, क्या जलोढ़ मिट्टी है, लाल मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है, पटिया मिट्टी है। तो जो जलोढ़ मिट्टी आपको दिख रही है वो भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, जो जलोढ़ मिट्टी जिसको दोमट मिट्टी कहा जाता है, यानी कि जलोढ़ मिट्टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है। देखिए पहले नवीकरणीय और अनवीकरणीय के बारे में जान लीजिए। नवीकरणीय मतलब कि जिसका नवीकरण किया जा सके, यानी कि जिसको पुनः प्राप्त किया जा सके। जैसे कि लोहा हो गया, उसको पिघला के फिर से आप फिर उसे लोहा के फॉर्म में पा सकते हैं। जैसे पानी हो गया, बर्फ़ बन गया, तो फिर उससे नवीकरण करके आप पानी बना सकते हैं। यानी कि नवीकरण, उसका फिर से नवीकरण कर सकते हैं, उसको फिर से पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन, और इसको पुनः एक बार खोने के बाद नहीं प्राप्त कर सकते, वो अनवीकरणीय संसाधन। तो क्या पवन ऊर्जा तो भाई जब हवा चलेगी तब मिल जाएगा, ये नवीकरणीय संसाधन है। जल ऊर्जा भी नवीकरणीय है। कौन सा, इसमें पूछा है कि कौन सा नहीं है, वन भी एक नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन जो जीवाश्म ईंधन है वो नवीकरणीय नहीं है। जीवाश्म ईंधन का मतलब पेट्रोल या डीजल। यदि आप पेट्रोल और डीजल को अपने बाइक में डाल के फूंक देते हैं, यानी पेट्रोल को ख़त्म कर देते हैं, तो क्या वो आपको पुनः प्राप्त हो जाता है, तो नहीं प्राप्त होता है। बजाय धुआं और प्रदूषण के कुछ नहीं प्राप्त होता है। ओके, बार बार पीडीएफ नीचे चल जा रहा है, उसके लिए सॉरी, आपका थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो रहा है। बट चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग समझते हुए चल रहे हैं अच्छे से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जैविक संसाधन का एक उदाहरण है, यानी कौन सा वो जैविक संसाधन का, जो जैविक यानी कि एक देखिए निर्जीव और सजीव होता है। क्या चट्टानी है जैविक संसाधन का, कि पशु है, कि सोना है, कि लौह है। ये सारे निर्जीव हैं तो ये सारे वैसे ही गलत हो गए क्योंकि जैविक है नहीं। जो पशु है वो जैविक संसाधन का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया। जो प्रथम विश्व युद्ध था
वो कब से कब तक लड़ा गया? 1914 से 1918 तक, 1915 से 1917 तक, 1917 से 1920 तक, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो प्रथम विश्व युद्ध था 1914 से लेकर 1918 तक लड़ा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरियार रामस्वामी कौन थे? तो जो पेरियार रामस्वामी थे, क्या वे शिक्षाविद थे, समाज सुधारक थे, या फिर लेखक थे? तो जो पेरियार स्वामी जी थे वो एक समाज सुधारक थे, वो क्योंकि वो समाज को सुधारने का काम करते थे। जैसे कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को ख़त्म किया, वो भी एक क्या थे? समाज सुधारक थे। इसी के साथ लग रहा है मुझको आपका लास्ट क्वेश्चन था, नहीं एक और क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। जो हिंद स्वराज पुस्तक है उसके लेखक कौन हैं? क्या सरदार पटेल जी हैं, बाल गंगाधर तिलक जी हैं, महात्मा गांधी जी हैं, या फिर सुभाष चंद्र बोस जी हैं? तो हिंद स्वराज के पुस्तक महात्मा गांधी जी हैं, जिन्होंने हिंद स्वराज पुस्तक को 1909 में लिखा था। कब लिखा था? 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक को लिखा था। ये डेट भी आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना कब हुई थी? क्या 1885 में, 1995 में, 1855 में, या फिर 1904 में? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। और कौन किया था? तो एयो ह्यूम के द्वारा, जो कि एक स्कॉटलैंड का वैज्ञानिक था। और इन क्वेश्चंस पे मैं ज़्यादा जोर देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको मैं पीडीएफ में एक आध दो बार ले लेता हूँ, ज़्यादा बार, तो बच्चे ये कमेंट नहीं करेंगे कि सर ये कई क्वेश्चन बार बार करवा रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? एक ऐसा देश था जो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था। वो नहीं चाहता था कि इटली जो टुकड़ों में बटा हुआ है वो एक हो, या जो जर्मनी टुकड़ों में बटा हुआ वो क्या है? एक हो। लेकिन वो कौन सा देश था? वो ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि जर्मनी और इटली कभी, मतलब जर्मनी का एकीकरण हो और इटली का एकीकरण हो। और सब देश तो चाहते थे, लेकिन जो ऑस्ट्रिया था वो नहीं चाहता था। ऑस्ट्रिया क्या इसमें राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप में को सर्दी जुकाम हो जाता है। भैया ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को आप याद कर लेंगे। 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को मैंने एक बार कमेंट्री में डाला था, एक बार वीडियो में भी कराया था, और इस क्वेश्चन को मैं कम से कम दूसरी या तीसरी बार करा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को तैयार, मतलब इस क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे। जैसे कि काउंटी कैमिरो दी काव्यूर, ऑटोमन बिस्मार्क, मेजिनी, या फिर ड्यूक मेटरनिक। तो जो ड्यूक मेटरनिक था उसी ने मेहमान नवाजी की थी वियना संधि की, और उसी में कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। यानी कि जब फ्रांस कुछ गतिविधि दिखाता है तो पूरे यूरोप पर उसका प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑटोमन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? इटली से, जर्मनी से, या फिर फ्रांस से? तो ऑटोमन बिस्मार्क का संबंध जर्मनी से था, जिसने कि रक्त एवं लौ की नीति अपनाई थी। पूछ भी सकता है एग्जाम में कि रक्त एवं लौ की नीति किसने अपनाई थी? तो ऑटोमन बिस्मार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस में किस वंश की पुनर्स्थापना की गई? मतलब वियना कांग्रेस, वियना जो संधि हुई थी उसके बाद किसकी फिर से स्थापना हुई? तो बोर्बन वंश की, यानी कि बुर्बो वंश की, जिसका लुई 16वां बुर्बो वंश का राजवंश था, और उसका जो राजवंश था वो हट गया था, लेकिन वियना कांग्रेस के बाद फिर से इसकी स्थापना की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? क्या 1840 में, 1815 में, 1929 में, 1841 में? इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है सही। आप सही ऑप्शन को कमेंट करेंगे कि निम्नलिखित में से नेपोलियन ने किस वर्ष संहिता लागू की थी, यानी कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो नेपोलियन का संबंध फ्रांस से था, जर्मनी से, या फिर इटली से, या फिर अमेरिका से? तो नेपोलियन का संबंध फ्रांस से था, क्योंकि वो 1804 में फ्रांस का राजा बना था। इसी के साथ आपके जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होते हैं। पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी के साथ आपके समाप्त होते हैं। और जिन बच्चों को भी बैच ज्वाइन करना होगा वो कॉन्टैक्ट दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे। और कोई भी अगर डाउट होगा बैच के बच्चों को तो वो स्क्रीनशॉट करके क्वेश्चंस एक एक करके भेज देंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर की बनाना भी दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि 600 टोटल 600-700 प्रश्न हैं और तैयारी के लिए बहुत ही कम समय बचे हैं। इसीलिए कुछ बच्चे स्क्रीनशॉट करके क्वेश्चन का भेज रहे हैं, मैं उसको आंसर बता दे रहा हूँ। तो आप भी यही करेंगे कि स्क्रीनशॉट करेंगे और मुझे भेज देंगे, और जो आप बैच में ज्वाइन होंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। और जिसको भी बैच ज्वाइन करना होगा दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे वो कॉन्टैक्ट करेगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 99 19 28 24 95। सो थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर्स। बैच की फीस है 149 रुपये।